नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। दुनिया इस समय इजरायल और ईरान के बीच हो रही खतरनाक जंग से रूबरू है। हालांकि जंग कहा नहीं गया है, लेकिन जंग तो है। इसकी शुरुआत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अचानक हुए ताबड़तोड़ हमलों से हुई। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष परमाणु विज्ञानी मारे गए। साथ ही ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की भी जान चली गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों में जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे वे ईरान के अंदर से ही उड़े थे। इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था इजरायल की खूंखार जासूसी एजेंसी मोसाद ने। आखिर मोसाद है क्या जिसने ईरान को इस कदर नुकसान पहुंचाया? इजरायल की इस किलिंग मशीन के नाम और कौन से खतरनाक मिशन दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया? चलिए आज के सफर में मोसाद का इतिहास पुराण बाँचते हैं। ये तस्वीर कुछ महत्वपूर्ण लोगों की है जिनका रिश्ता 13 जून 2025 को जो हमले शुरू हुए, जिसे इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है, उससे है। इसमें ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस और सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। लेकिन इन हमलों का जो मास्टरमाइंड मोसाद था, उसका निशाना कुछ खास जगह पर था। और मोसाद ने सालों पहले ईरान के अंदर गुप्त ड्रोन बेस और हथियार सिस्टम तैयार कर लिए थे। ये हमले बेहद सटीक थे। इन हमलों में IRGC के कमांडर हुसैन सलामी, जिनकी ये तस्वीर है, उनकी जान गई। कमांडर सलामी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सीधे रिपोर्ट करते थे और ईरान की मिसाइल नीति के मास्टरमाइंड थे। साथ ही 6 परमाणु विज्ञानी भी मारे गए जिनके वैज्ञानिक प्रयोगों ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की ओर तेजी से बढ़ाया था। खास तौर पर फरदौन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी, जिनकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। इनका मारा जाना ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। जाहिर है ये टारगेटेड हमला था, यानी इजरायल को पता था कि ये विज्ञानी किस जगह और कब मौजूद हैं। मोसाद ऐसे ही सटीक और खूनी ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। 2007 से अब तक मोसाद ने 13 ईरानी परमाणु विज्ञानियों को मार दिया है, क्योंकि परमाणु हथियारों से लैस इजरायल को लगता है कि अगर ईरान के पास भी परमाणु हथियार होंगे तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। है ना दोहरा रवैया? खैर, इस समय ईरान के लिए बड़ी चिंता मोसाद के उन जासूसों को पकड़ना है जो इजरायल के लिए काम कर रहे हैं। और ताज़ा खबर यह है कि बहुत से जासूस पकड़े जा चुके हैं और एक को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया है। आखिर मोसाद ये सब करता कैसे है? आप ये खबर देखिए जो अभी छपी है। मोसाद प्लांटेड कामिकाज ड्रोन बेस नियर ईरानियन कैपिटल, मेजर कवर्ट स्ट्राइक रिवील्स। यानी सीधे सीधे ईरान की राजधानी तेहरान के पास ही बाकायदा एक ड्रोन का बेस उसने तैयार किया और वहीं से वो ड्रोन उड़े और ईरान के तमाम ठिकानों पर, तेहरान के तमाम ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान हमेशा से इजरायल को एक शैतानी ताकत कहता रहा है, लेकिन ईरानियों में पल रहे असंतोष का फ़ायदा उठाकर मोसाद बड़ी तादाद में ईरान के अंदर एजेंट बनाने में भी कामयाब रहा, जो मौजूदा जंग में उसके काम आ रहे हैं। खबर है कि मोसाद ने तेहरान में एक 4 मंजिला ड्रोन फैक्ट्री बनाई थी जो 1 साल तक चली और ईरान को भनक तक नहीं लगी। इन ड्रोनों ने ही नतांज में 15,000 सेंट्रीफ्यूज को नष्ट किया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों पीछे चला गया है। सेंट्रीफ्यूज दरअसल यूरेनियम संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेंट्रीफ्यूजन की जो प्रक्रिया है उसके तहत ही परमाणु का विखंडन होता है। आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके का यूरेनियम चाहिए परमाणु ऊर्जा पैदा करने या हथियार बनाने के लिए, उसके लिए ये सेंट्रीफ्यूज बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा करमानशाह और तबरीज़ के मिसाइल बेस भी तबाह हो गए। यानी शुरुआत से ही ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने की योजना थी। परमाणु सुविधाएं ध्वस्त, सैन्य नेतृत्व कमजोर और हवाई रक्षा प्रणाली बेकार। यानी ईरान को पहले ही वार में बुरी तरह से पंगु कर देने का इरादा था। यह अलग बात है कि ईरान भी कमजोर नहीं है। फिलहाल उसने भी तैयारी कर रखी थी और एक मजबूत पलटवार किया, जिससे अब इजरायल को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और हैरानी की बात है कि इजरायल चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आए और दिखाए कि किस तरह ईरानी मिसाइलों ने उसके जो तमाम
नागरिक क्षेत्र हैं वहाँ पर तबाही मचाई है। ये वही इजराइल है जो नहीं चाहता कि गाज़ा में जहाँ पर हज़ारों बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी जाए और उनकी तकलीफ़ दुनिया के सामने रखे। लेकिन फ़िलहाल इजराइल ने अपना पूरा इलाका खोल दिया है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए। बहरहाल इजराइल की जो ईरान में फ़िलहाल कामयाबी दिख रही है उसके पीछे सीधे सीधे मोसाद है। पर ये मोसाद क्या है, क्या इसका इतिहास आप जानना चाहेंगे? आइए इधर। पहले तो ये इनसे मिलिए और ये है लोगो। इस लोगो में जो कुछ लिखा है वो आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये हिब्रू में है। मोसाद का अर्थ वैसे हिब्रू में संस्थान होता है और इसका पूरा नाम है हामोसाद लमोदयीन उलट फ़क़दिम मेहुदिम। अब ये तो समझ में आएगा नहीं आपको और हमें भी नहीं आएगा, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं, ये उसका लोगो है। इसका गठन यानी ये जो मोसाद है ये विदेश में काम करने वाली इजराइल की एक जासूसी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, खुफिया या सुरक्षा एजेंसी कह लीजिए। इसका गठन 13 दिसंबर 1949 को इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने किया था, जो जनाब यहाँ पर मौजूद हैं हमारी स्क्रीन पर। तो ये वही समय है जब इजराइल का एक तरह से गठन हुआ, जो पश्चिमी देशों ने अरब के बीच में इजराइल बनाया, यहूदियों के देश के नाम पर बनाया। वहाँ पर तुरंत उन्हें महसूस हुआ कि एक खुफिया एजेंसी चाहिए। ख़ास तौर पर 48 में ही जो पहला युद्ध अरब इजराइल युद्ध हुआ, उसके बाद हालांकि इजराइल ने पश्चिम की सहायता से उसे जीत लिया था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि एक खुफिया एजेंसी चाहिए। तो डेविड बेन गुरियन ने इसका गठन किया। इसका मकसद था इजराइल को अरब दुश्मनों और वैश्विक खतरे से बचाना। अब मोसाद सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, यानी आप वहाँ की जो और भी प्रक्रियाएं हैं, संसदीय प्रक्रियाएं या मंत्रालय वगैरह, वहाँ कोई लेना देना नहीं, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय राजधानी तेल अवीव में है और एक अनुमान है कि इसमें 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, तो उसकी वजह है क्योंकि ये दुश्मन देशों में घुसकर हत्या करती है। तोड़फोड़ और जासूसी तो खैर सामान्य सी बात है, और हत्या बड़े पैमाने पर करती है बिना कोई निशान छोड़े। दशकों बाद पता चलता है कि जो जनाब मारे गए थे किसी देश के ख़ास, चाहे वो विज्ञानी हों, नेता हों, पता चलता है कि ये काम तो मोसाद का है। जब 1950 के दशक में इजराइल की ये खुफिया एजेंसी गठित हुई तो ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि ब्रिटेन की ही घोषणा के आधार पर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक डूबता सूरज ज़रूर था लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, उसने ही बनाया था इजराइल। तो उस समय ब्रिटिश मॉडल पर था, लेकिन फिर अमेरिकी तर्ज पर इसे पुनर्गठित किया गया 1951 में। और मोसाद के पहले निदेशक रूवेन शोलोवा ने CIA के साथ गहरे संबंध बनाए। दोनों एजेंसियों ने कई संयुक्त ऑपरेशंस किए, खासकर ईरान की जो सवाक है उसको ट्रेनिंग देने में। अब सवाक क्या है? सवाक 1979 की जो इस्लामिक क्रांति है उसके पहले जो ईरान के शाह थे उनकी एक खुफिया एजेंसी थी जिसने बड़ा जुल्म ढाया था। तो सवाक को भी ट्रेनिंग मोसाद ने दिया था। वैसे अरब भूमि पर इजराइल अमेरिका की एक लठैत की ही भूमिका निभाता रहा है, लेकिन मोसाद CIA के लिए काम नहीं करती। इसके ऑपरेशंस इजराइल की ज़रूरतों को देखते हुए तय किए जाते हैं। तो क्या है इसकी प्रक्रिया, इसकी संरचना, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। इसके 4 मुख्य डिपार्टमेंट हैं। पहला है कलेक्शन डिपार्टमेंट। कलेक्शन डिपार्टमेंट जासूसी करता है और उसके एजेंट्स दूतावासों या फर्जी पहचान के साथ काम करते हैं। दूतावासों में मौजूद रहते हैं दुनिया के तमाम देशों में जहां इजराइल के दूतावास हैं, और एक फर्जी पहचान के साथ काम करते हैं। यह है कलेक्शन डिपार्टमेंट। फिर है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये साइबर हमले और ड्रोन जैसी तकनीक के आधार पर काम करता है और इसका पूरा संचालन या निगरानी करता है। पॉलिटिकल एक्शन डिपार्टमेंट ये गुप्त कूटनीति संभालता है, जो तय करता है कि देश की जो विदेश नीति है वो किसी देश के साथ किस दिशा में अब जाएगी। ये पॉलिटिकल एक्शन डिपार्टमेंट है। सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग है, और प्रधानमंत्री ने अगर, जैसे अभी नेतन्याहू ने तय किया है कि ईरान को बर्बाद कर देना है, तो फिर ये इनका धर्म बन जाता है। और आखिरी किदोन, ये एक हत्यारी यूनिट है। ये हत्याएं करती है, ख़तरनाक मिशन करती है और पता भी नहीं चलता कब कहाँ किसका सफाया हो जाएगा। इसके अलावा मोसाद की ताकत, इसका मानव खुफिया जिसे हमिंट कहा जाता है, और सिग्नल खुफिया जिसे सिगिंट
कहा जाता है और साइबर युद्ध, इसमें तो वो काफ़ी माहिर है। तो ये सारा कुल मिलाकर मोसाद की ताकत बनते हैं और ये उन देशों में भी काम करता है जहां इजराइल का कोई संबंध नहीं है, वहां पर भी मोसाद काम करता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मोसाद का एक एजेंट ईरान की खुफिया यूनिट का हेड बन गया था। अब आप समझ सकते हैं कि मोसाद किस स्तर पर काम करता है। जिस ईरान से आज लड़ाई हो रही है, उस ईरान की जो खुफिया यूनिट है उसका हेड बन गया था मोसाद का एजेंट। इसकी घुसपैठ की गहराई का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे मोसाद के कुछ ऑपरेशंस अब एक तरह से इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन दुनिया को उन्होंने हिलाकर रख दिया था। और तमाम जो जासूसी उपन्यास पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि मोसाद का एक जासूस भी उसमें अनिवार्य रूप से रहता है। CIA और KGB के साथ साथ जाहिर है शीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर बहुत से नावल लिखे गए हैं, तो मोसाद का भी एक ज़्यादा खूंखार चेहरा उस एजेंट का होता है जो मोसाद से जुड़ा होता है। तो कुछ ऑपरेशंस के बारे में आप एक बार देख लें जो इतिहास में बाकायदा दर्ज हैं। तो 1960 में शुरुआत करते हैं। मोसाद ने होलोकॉस्ट के नाजी अपराधी इकमैन को अर्जेंटीना से पकड़ा था। ये है इनकी एक तस्वीर, आप देख सकते हैं जब मुकदमा चला था। इन्हें 62 में अर्जेंटीना से पकड़कर लाया गया इजराइल और फांसी चढ़ा दिया गया 1962 में। ये होलोकास्ट के अपराधी थे। होलोकास्ट हिटलर के दौर में जर्मनी में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ है उसे कहते हैं। करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवाया था। हालांकि मरवाया तो उसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों को था, लेकिन 60 लाख सिर्फ यहूदी थे और बड़ी तादाद उनकी थी जिन्हें गैस चैम्बर्स में भून दिया गया था बाकायदा, क्योंकि हिटलर का मानना था कि यहूदियों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इसके बहुत से धार्मिक, माइथोलॉजिकल तरह तरह की कहानियां हैं, उस पर हम लोग कभी फिर बात करेंगे। तो जो एडोल्फ इकमैन है, ये नरसंहार की जो पूरी हिटलर की परियोजना थी उसको लागू करने वाले मुख्य लोगों में था। तो इसको इतने साल बाद गिरफ्तार किया गया और इजराइल लाया गया और वहाँ पर उसे फांसी दे दी गई। ये मोसाद की ताकत, उसकी क्षमता थी जिससे दुनिया परिचित हुई। पहली बार इतना बड़ा उसने ऑपरेशन किया था। अब एक ऑपरेशन डायमंड, ये 1966 में हुआ। इसमें आप ये जहाज़ देख रहे हैं, ये एक इराकी पायलट था जिसे लालच दिया मोसाद ने और सोवियत MiG-21 उससे इजराइल लाया गया ताकि मिग की जो पूरी टेक्नोलॉजी है इसको, यानी जो सोवियत टेक्नोलॉजी है इसको पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका समझ सके और इजराइल भी समझ सके। तो बाकायदा एक इराकी पायलट को ही इन्होंने लालच देकर मिलाया और जहाज लेकर वो इजराइल उतर गया। अब एक और कहानी जो एक ज़माने में बहुत छपती थी, ये चेहरे देखिए। ये म्यूनिख ओलंपिक जो हुआ था 1972 में, ये इजराइल की टीम है। ये 11 लोग थे जो वहाँ गए थे, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक था, और ये लोग जहाँ रुके थे वहाँ पर बाकायदा इनका अपहरण किया गया। जो उस समय एक ब्लैक सितंबर नाम का एक फ़िलिस्तीनी गुट था, एक टेररिस्ट गुट था, उसने इनका अपहरण किया और फिर इनको मार डाला और इसका बदला लिया मोसाद ने। बेरूत में, पेरिस में और कई जगह पर घूम घूम के तमाम लोगों की हत्या की गई, ये बताने के लिए कि मोसाद या इजराइल जवाब देने में सक्षम है। तो ये लोग मारे गए थे जिसका बदला इजराइल ने कुछ इस तरह से तमाम देशों में ऑपरेशंस करके लिए। अब एक ऑपरेशन मोजेस भी था जो इथियोपिया के जो यहूदी थे उनको इजराइल लाया गया था 1984 में। ये 80 से 84 के बीच पूरा ऑपरेशन चला, सूडान के रास्ते और तमाम जगह से। एक मानवीय मिशन हालांकि ये है और इससे मोसाद की एक दूसरी छवि भी सामने आई थी। और आप यहाँ देखें, ये गंभीर तस्वीर, ये नेतन्याहू जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। दरअसल ये 2018 की तस्वीर है और न्यूक्लियर आर्काइव से बाकायदा तेहरान से आधा टन दस्तावेज जो परमाणु कार्यक्रम से ईरान के जुड़े थे उनको चुरा लिया गया और
इस तरह से ईरान के जो गुप्त हथियार का कार्यक्रम है इजराइल के हिसाब से, उसको इन्होंने उजागर किया। हालांकि ईरान का लगातार कहना है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांति के लिए है और उसका इसे अधिकार है, लेकिन इजराइल जिसके पास खुद परमाणु हथियार है, उसका कहना है कि अगर ईरान ने बना लिया तब तो उसके लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। अब एक और ईरान के इसीलिए एक बहुत बड़े परमाणु विज्ञानी मोहसिन फखरीजादे, इनकी 2020 में हत्या कर दी गई। ये भी मोसाद का काम था। तो इन्हें एक रिमोट संचालित मशीन गन से मारा गया। आप समझ सकते हैं कितना हाईटेक ऑपरेशन था कि कोई व्यक्ति नहीं था, उस मशीन गन को एक रिमोट से चलवाया गया और कहा जाता है, बीबीसी की रिपोर्ट थी कि यह सैटेलाइट से नियंत्रित ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन को ने मतलब मोसाद की जो छवि और भी खूंखार बना दी, जिससे दुश्मन कांपते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। जैसे 1973 में नॉर्वे में एक गलत व्यक्ति की हत्या की गई, जिसको लेकर मोसाद की काफ़ी आलोचना हुई थी। अब मोसाद का जो पूरा तंत्र है, जो एकदम नई से नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो इसके अलावा जो उसका सटीकपन है कि जहां पर वो मारेगा उसको पूरी सूचना है, उसके लिए लंबा वो काम करता है और फिर वो हत्या होती है। चाहे वो फखरीजादे की हत्या हो या नतांज का विस्फोट हो, मोसाद बेहद सर्जिकल सटीकता के साथ काम करता है और उसका जो वैश्विक नेटवर्क है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत है। कहते हैं कि ईरान में लगभग आधा दर्जन मोसाद के सेल हैं जो किसी भी समय उसके इशारे पर हमला कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में तो वो काफ़ी आगे है ही है। स्टेकनेट्स वायरस से लेकर रिमोट ड्रोनों तक मोसाद काफ़ी माहिर है, ख़ास तौर पर साइबर युद्ध में। और जो उसकी एक और बहुत बड़ी जो कामयाबी मानी जाती है कि उसके ऑपरेशंस बेहद गुप्त रहते हैं, खुफिया रहते हैं, उनके बारे में जल्दी पता नहीं चलता है। दशकों बाद पता चलता है जब कोई किताब लिखी जाती है, कोई पेपर आउट होता है। और मौजूदा जो जंग है इसमें ईरान के अंदर से जिस तरह से ड्रोन हमले हो रहे हैं वो बताता है कि ईरान में लंबे समय से मोसाद अपना तंत्र बना रहा था और ईरान की खुफिया एजेंसी को भी वो भेद चुका है। साफ है कि जो मोसाद है उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ताकत को गहरी चोट पहुंचाई है। जो वहाँ के नेतन्याहू साहब हैं वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे परमाणु हथियार ईरान को बनाने नहीं देंगे। तो मोसाद ने अपना काम किया जो उसका सिद्धांत है, लेकिन ये युद्ध थमेगा या फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई विश्व युद्ध की ओर जाएगी, ये अब देखना बाकी है। क्योंकि ईरान का संकल्प भी कमज़ोर नहीं है। खामेनेई जो पहले आयतुल्लाह खुमैनी के बाद सबसे बड़े वहाँ के नेता हैं, एक तरह से कहिए पिछले 40 सालों से पूरा वो संभाले हुए हैं, और 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद तो यही सुप्रीम लीडर हैं। और इनका भी एक बहुत ज़बरदस्त संकल्प है कि इज़राइल के सामने झुकना नहीं है, और इसीलिए इन्होंने पलटकर राष्ट्रपति ट्रंप को एक तरह से जवाब दिया है। जिस तरह से ट्रंप कह रहे थे समझौता करने के लिए, बल्कि अब तो ये भी कह दिया है कि ईरान जो एनपीटी है यानी परमाणु अप्रसार संधि है उससे भी बाहर आ जाएगा, उसकी भी तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब कि फिर परमाणु हथियार बनाने से रोकने का कोई भी तंत्र दुनिया के पास नहीं होगा। ईरान ने तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं और इसकी कल्पना कम थी कि वो इजराइल का जो सुरक्षा कवच है, आयरन डोम जिसे कहते हैं, उसको वो भेद पाएगा। लेकिन उसके बहुत सी मिसाइलें निशाने पर लगी हैं, बहुत सी नहीं लगी हैं लेकिन बहुत सी लगी हैं, जिससे तेल अवीव में तमाम इमारतों को नुकसान हुआ है, कई लोग मारे भी गए हैं। और ये इजराइल की छवि के लिए, या कहिए कि मोसाद की भी छवि के लिए एक गहरा झटका है। बहरहाल मोसाद की रहस्यमयता ने दुनिया के सामने इजराइल को एक ताकतवर देश के रूप में पेश जरूर किया है, लेकिन इसकी कार्रवाइयों ने शांति की राह को भी जटिल किया है। मोसाद चाहे जितना ताकतवर हो, सच ये है कि ये उपकरण ही है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एक किलिंग मशीन जो इजराइल की खूनी प्यास बुझाती है। जब तक ये प्यास रहेगी ये मशीन चलती रहेगी। सिर्फ इजराइल नहीं, दुनिया में और भी ऐसी जासूसी संस्थाएं हैं जो किलिंग मशीन की तरह काम करती रही हैं, चाहे वो CIA रहा हो या फिर KGB। दुश्मन देशों में तख्ता पलट से लेकर उनके विज्ञानियों और नेताओं को मारने का
खूनी इतिहास उन्होंने रचा है। और जब तक ये मशीनें बंद नहीं होती, मानवता शांति की, चैन की सांस नहीं ले सकती। अफसोस कि शांति और मानवता जैसे शब्द मोसाद जैसी किलिंग मशीन बनाने और चलाने वालों के लिए कोई मायने नहीं रखते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सच बताने का हमारा ये सिलसिला पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.